अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। आज 11 सितंबर 2018 है। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विसाल को 70 बरस हो चुके हैं और यकीनी तौर पर उनके सुनहरी अफकार और सबसे बढ़ के वो उसूल जो उन्होंने इस कौम की तरक्की के लिए नुमायाँ किए थे, इस कौम को जो दर्स दिया था इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, आज 70 सालों के बाद भी हमें इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा हमें डिसिप्लिन यानी मुनज़्ज़म होकर रहने की ज़रूरत है। टीम बाखबर सुबह, टीम 92 आज बाबा कौम के यौम विसाल के मौके पर उनकी खिदमात को और जिस तरीके से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान का वजूद जिसके लिए उन्होंने कोशिशें की, इन तमाम मामलात को लेके उनको खिराज अक़ीदत पेश करती है। हमारे से स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। बहुत शुक्रिया होती साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे अज़हर जतोई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम खबरें जानने की कोशिश करेंगे। होती साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। कमर्शियल कर्जा अब वबाल जान बनता जा रहा है और ये एक इमरजेंसी हो गई है, इससे निकला कैसे जा सकता है? लेकिन ये पिछले दौर में 5 साल में बिजली बनाई जा रही थी, मोटरवेज बनाई जा रही थी, मेट्रोज बनाई जा रही थी, कुछ इसके शोर में कमर्शियल कर्जे की बात दब गई। हालांकि कमर्शियल कर्जा पिछले 25 साल से लिए हैं पाकिस्तान। फिर साथ ही एक और काम कर देते हैं जिसकी वजह से ये इमरजेंसी बनी है, वो ये कि आपने न सिर्फ ये कि सूद ज़्यादा देना है बल्कि ये जल्दी वापस करने हैं। अब वो जो जल्दी वापस करने और ज़्यादा सूद वाले जो कर्जे हैं वो तकरीबन 18 अरब डॉलर के हो गए और इन पे सिर्फ 2 साल हैं इनके वापसी के। और ये लिए जिसके लिए गए थे, यानी कि दूसरे कर्जे वापस करने के लिए बैरूनी करेंसी में जो हमने कर्जे लिए थे, उन कर्ज़ों को वक्त पर वापस करने के लिए जो हमने ये कर्जे लिए थे वो भी सूद और अपने असल मकदार में बढ़ गए, यानी कि वो 93 अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं और ये जो हैं 18 अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं। इस सूरत हाल में जो कमर्शियल कर्जा है वो काबिल वापसी पाकिस्तान के लिए नहीं रहा, यानी पहले वो कर्जे काबिल वापसी नहीं थे, असल कर्जे, और उसके लिए हमने कमर्शियल, भट्टी साहब, कमर्शियल कर्जा लेकर हमने वापसी की सूरत बनाई कोई, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी जो हैं वो डाउन थी। एक वर्स्ट सिनेरियो था ये, एक्सपोर्ट्स हमारी डाउन थी पिछले 3-4 साल से। हमारे जो बाहर पाकिस्तानी हैं वो रकूम बढ़ा नहीं रहे थे जो भेजते हैं। उसके अलावा जो हमारे जो बिल है इम्पोर्ट का वो इतना बढ़ गया था वो कि हम अदा नहीं कर सकते थे, तो हमें इमरजेंसी पड़ गई। अच्छा, वो इमरजेंसी जो है मोटरवे, बिजली, मेट्रोज, इसके शोर में वो इमरजेंसी हम खबरें देते रहे। उसके दौरान वो खबरें ज़्यादा अहमियत नहीं इख्तियार कर रही थी, लोगों को ज़्यादा वो खबरें अपील नहीं कर रही थी कि मामला तो ख़राब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो अब जो है ज़रा सूरत हाल, जिसको कहते हैं डस्ट हैज़ सेटल्ड, अब सूरत हाल खुल के सामने आ रही है। वो सूरत हाल ये है कि अब अगर हम 6 से 8% पर लिया गया कर्जा हम वापस करना ना शुरू करें तो ये 18 से अगले 2 साल में 30 अरब डॉलर का हो जाएगा। 30 अरब डॉलर का हो जाएगा। 93 अरब डॉलर का हम पे कर्जा है, 30 अरब डॉलर का मजीद हो गया तो हमें कमर्शियल कर्जा भी नहीं मिलेगा। ये याद रखें कि कमर्शियल कर्जा इमरजेंसी बन गया है, लेकिन अगर हम ये 30 अरब डॉलर मजीद बढ़ा लें 18 से और 12 अरब रह गया ना 30 होने तक, तो वो तो हो जाएगा। अगर हमने क्या किया कि हमने असल जो कर्जा है 93 अरब डॉलर वो वक्त पे वापस ना किया और हमने ये वाला वापस ना किया कमर्शियल कर्जा, उसमें से इसकी मुद्दत कम है, वो जरा ज्यादा लंबी मुद्दत के हैं। अच्छा, अब अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो सूरत हाल तो ये हो जाएगी कि हमें कोई कर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसमें नाकाम क्यों होंगे? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगले 3 साल तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। जो मर्जी प्लान ले आओ, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बन रहा। उसके लिए जो आपको मजदूर, कारखाना, टेक्नोलॉजी, सरमाया चाहिए वो नहीं एक यकजा हो रहा। उसके लिए प्लान पिछले 3 साल में बना ही नहीं। दूसरा, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है जिनसे अब हम डैम के लिए चंदा मांग रहे हैं, उनके पास जो उनकी खास तौर पे मिडिल ईस्ट में उनके अपने हालात ख़राब हैं।
वो हमें ज़्यादा बढ़ाकर तरसीलात ज़र नहीं दे सकते। फिर इसके अलावा हमारी इंपोर्ट जो है, आजकल एक तजवीज़ पेश की जा रही है कि हमारी जो है 50 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स, इसको कम करो ताकि कम से कम 5-6 अरब डॉलर बचें। अब अगर आप 5-6 अरब डॉलर बचा भी लेंगे तो ये रफ्तार कम नहीं होनी जो कि हमें कर्जा वापस करना है, इमरजेंसी बन रहेगी। अब हमने करना क्या है? एग्जैक्टली ये करने के लिए असद उमर साहब को एक टास्क दिया गया है कि इन सारों को इकट्ठा करें। असद उमर साहब को जो टास्क दिया गया तो एक कमेटी बना दी गई, तो उसमें भी एक मसला पैदा बन गया। फिर अब ऐसा कोई नेशनल इमरजेंसी का जो एहसास है वो सामने रख के 3 काम करने। उस जो टास्क फोर्स है उसके सामने 3 ही काम रखें बस। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारे रिजर्व्स हैं उसको हम सहारा किस तरह दें कि इसमें से डिप्लीशन ना हो, तेजी से इंपोर्ट को हम कम किस तरह करें, और वो वाली इंपोर्ट जो कि पाकिस्तान में नहीं चाहिए बाबा, एक छोटी सी क्लास को चाहिए और उसके पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो हमें नहीं चाहिए, वो कम किस तरह करें। तीसरा, एक्सपोर्टेबल सरप्लस बनाने के लिए आज ही से कवानीन भी बने, आज ही से सरमाया भी लाया जाए, आज ही से टेक्नोलॉजी भी लाई जाए और आज ही से लोगों की ट्रेनिंग भी दें, क्योंकि एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है वो ज्यादा टेक्निकल चीज है, उसके लिए अच्छे मजदूर चाहिए, उनकी ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल सही होती साहब। हुकूमत इस वक्त तक कमिटेड लगती है कि जिस तरह के बॉडी एक जेस्चर शो किया जा रहा है कि हाँ हम IMF के पास नहीं जाएंगे, अगरचे कि IMF का एक डेलीगेशन जल्द पाकिस्तान आ रहा है एक जायजा इजलास के लिए। ये जिस सूरत हाल की मंजरकशी आपने की और जो अदादोशुमार आपने शेयर किए, अब इस सूरत हाल से निमटने के लिए रवा माली साल के दौरान जो हमने कर्जों की अदायगी के मद में रकूम वापस करनी है, भले हम एक्सपोर्ट के ऊपर हम अपनी जो इंपोर्ट है उन्हें हम करटेल करने जा रहे हैं, लेकिन क्या 8 से 10 अरब डॉलर का कुशन हम क्रिएट कर पाएंगे कि इस विशियस साइकिल से हम रवा माली साल के दौरान निकल सके? देखें, एक बात, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, मैं पिछले 3-4 दिनों में मुख्तलिफ दफातर में गया, कल मैं एक ऐसे दफ्तर भी गया जहां पर उनसे मैंने पता किया, वजीर के साथ जो लोग बैठते हैं, मैंने पता किया यार ये बात मत छुपाओ, ये अवाम को बता दो, पहले छुपाई गई, आप अब मत छुपाएं। वो क्या बात थी? वो ये थी कि ये हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये क्या 8 अरब डॉलर है इस वक्त? अगर 8 अरब डॉलर हैं तो अगले महीने बिल किस तरह देंगे इंपोर्ट का? बस ये मुझे बता दो जी। अच्छा, वो ये भी छुपा रहे हैं। अगर वो ये छुपा रहे हैं इस बात को, इसका मतलब है उन्हें आगे से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। अगर आगे से कोई क्वेश्चन मिल रहा होता तो वो ये बात ना छुपाते। इसलिए कल मैं डर गया और ये स्टोरी मैंने की कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत में अवाम को बता देना चाहिए, क्योंकि ताकि उनको धमाका बन के ये खबर न लगे उनको। ठीक है होती सब, इंपोर्ट्स कम करने का आप कह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कह रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो ग्राउंड्स मुहैया करने हैं ताजरों को, सनतकारों को, क्या वो भी मुयसर हैं? क्या हालात इतने साजगार हो जाएंगे अगले कुछ महीनों में कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे? भट्टी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। बहुत बड़ी खबर है, PTI की हुकूमत इदारों की मजबूती की बात करती रही है, लग रहा है कि अमली जामा आप पहनाना शुरू कर दिया है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, नैब कवानीन में तरमीम की बातें आ रही हैं, कौन से कवानीन में तरमीम की जाएगी, क्या तब्दीलियाँ लाई जाएंगी, और नैब की जो नेगेटिव इंप्रेशन जिन कवानीन की वजह से जाता है क्या वो ज़ाइल हो सकेगा? फैसल, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नैब को मुकम्मल तौर के ऊपर तब्दील करने का फैसला कर लिया है। जो मौजूदा नैब है, जिसको जो 19 साल कबल जिसको कायम किया गया था नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत, अब इसके न सिर्फ इसके कानून के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर इतनी वाज़ेह तौर पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं कि जो नैब का तहकीकात का तरीक़ेकार है, जो नैब का जो जुरिडिक्शंस है, वो मुकम्मल तौर के ऊपर सब आपको तब्दील होती दिखाई देगी। अगरचे के माजी के अंदर बड़ी एक डिबेट रही कि नैब का जो ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान के अंदर करप्शन के खात्मे का, वो करप्शन का खात्मा नहीं कर सका। हाँ, नैब की वजह से और नैब के कुछ अफसरान की वजह से पाकिस्तान के अंदर करप्शन ने फ़रोग ज़रूर पाया है। ये हमने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन आती रही। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी
16 और 17 में एक कोशिश की कि नैब के कानून के अंदर तरमीम की जाए, लेकिन वो कोशिशें खलूस नीयत पर मबनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाई थी। स्टैंडिंग कमेटीज़ में मामला गया और ड्राफ्ट की हद तक ही रहे। अगरचे के मिसाक जमहूरियत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया था कि नैब के कानून के अंदर तरमीम की जाएगी, नैब के अंदर इस्लाहात की जाएंगी, लेकिन वो जब दोनों को इक़्तिदार मिला तो सब भूल गए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नैब के कानून में मुकम्मल तौर के ऊपर उसकी एक स्ट्रक्चर तो तब्दील होगा सही, लेकिन 9 बड़ी तब्दीलियाँ करने का फैसला कर लिया है। और ये तब्दीलियाँ जिसके ऊपर असूली तौर के ऊपर फेडरल कैबिनेट समेत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इत्तफाक कर चुके हैं, ये सरकारी दस्तावेज हमें मसूल हैं, जिसके मुताबिक नैब का जो इस वक्त तहकीकात का तरीक़ेकार है कि आप नैब को कोई शिकायत मिलती है किसी भी शख्स के मुतल्लिक, किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी सियासी शख्सियत से मुतल्लिक या किसी भी कारोबारी शख्सियत से मुतल्लिक, तो नैब अपनी इंक्वायरी शुरू कर देता है। और दौरान इंक्वायरी भी बाज़ ऐसे बासर मुल्ज़िमान जो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे होते या जिनके फरार होने का खदशा है या वो नैब को वो तमाम तर करप्शन के राज उगलने को तैयार नहीं होते, तो नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, जिसकी मिसाल हमने माजी करीब में देखी। आहा चीमा को भी इंक्वायरी के दौरान गिरफ्तार किया गया और फवाद हसन फाज साहब को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनकी जो कायम करदा टास्क फोर्स है वो ये समझती है कि अब जो नया नैब हम तश्कील देने जा रहे हैं वो इंक्वायरी के दौरान किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इंक्वायरी की जाएगी, उसके अंदर नैब की पहले कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी, जो कि इसके अंदर एक पॉइंट शामिल है। जब आप इस बात को असर्टन कर लेंगे, इस बात को आप यकीनी बना लेंगे कि इस शख्स के करप्शन में हाथ रंगे हुए हैं, नैब ने नाकाबिल तरदीद सबूत हासिल कर लिए हैं और अब इस शख्स के बचने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, नैब के अंदर पूरा एक लीगल विंग एस्टेब्लिश उस वक्त किया जाएगा, उसके बाद ही नैब उस शख्स को गिरफ्तार करेगा, बसूरत दीगर उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ प्ली बारगेन का मामला, नैब के मौजूदा कानून के तहत किसी भी शख्स ने अगर 10 अरब रुपए की रकम लूटी है, गिरफ्तार हो गया और वो उसने कन्फेस कर लिया है कि मैंने ये रकम लूटी है, लेकिन अब ये रकम मैं कौमी खजाने को वापस करने को तैयार हूं, इस वक्त पूरा इख्तियार ये चेयरमैन नैब के पास है कि वो प्ली बारगेन की अप्रूवल देंगे और जो उस रकम की प्ली बारगेन की रकम को डिटरमिन करेंगे। अल्टीमेटली अप्रूवल कोर्ट से होनी है, लेकिन 10 अरब रुपए में से कितनी रकम उससे वसूल करनी है ये इख्तियार है चेयरमैन नैब के पास कि वो 10 अरब में से उस मुजरिम से जो करप्शन का एतराफ कर रहा है उससे वो 2 अरब रुपए वसूली की मंजूरी देते हैं या 1 अरब रुपए। ये मुकम्मल होली सोली ये फुली जो ये जो अथॉरिटी है ये चेयरमैन नैब के पास है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तब्दील किया जा रहा है, ये अब इख्तियार मुस्तकबिल के अंदर चेयरमैन नैब के पास नहीं होगा। तो अब वो नैब के वो अफसरान जो माजी में करप्शन रोकने के नाम के ऊपर करप्शन के फरोग का बायस बनते रहे हैं, उनके गिर्द भी शिकंजा तंग हो सकेगा और उनके खिलाफ भी बर वक्त कार्रवाई होगी। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट भट्टी साहब, ये जो आपने नैब के अंदर काली भेड़ों का तज़किरा किया है, इन्हीं काली भेड़ों की वजह से नैब अवाम के अंदर इससे पहले पिछले कुछ बरसों से पहले अच्छा तासुर कायम नहीं कर सका अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। काजी नदीम इकबाल साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, अब 3 सूबों में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट के पास एक मॉडल केपी का है, केपी के अंदर जिस तरह उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया, क्या पंजाब में, बलूचिस्तान में, दीगर सूबों में भी इसी तरह का मॉडल होगा या केपी के वाले मॉडल में भी कुछ बेहतरी ला के इन तीनों सूबों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी, मैं ये बताता चलूँ कि जो पीटीआई की हुकूमत है उसके पास जो मॉडल था वो केपी के हुकूमत का था, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है, जब ये बात सामने आई कि बल्दियाती निज़ाम तब्दील करना है तो पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने बताया कि केपी के और पंजाब के हालात में बड़ा फ़र्क है, लिहाजा देखा जाए कि ऐसे काम जो केपी के बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी के अमल हैं उनमें भी तरमीम की जाए और ऐसा निज़ाम लाया जाए जो कि आने वाले दिनों में बेहतर हो और आवाम को डिलीवर कर सके। हमारा फोकस होना चाहिए कि आवाम को सर्विस की डिलीवरी, जिस पर इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को टास्क सौंपा और गुज़श्ता दिनों के दौरान 2 अहम इजलास हुए हैं जिनमें तीनों सूबों के गवर्नर भी बैठे हैं, तीनों सूबों के वज़राए आला भी बैठे हैं, बल्दियात के वज़ीर भी बैठे हैं। लेकिन ये जो लास्ट सैटरडे को इजलास हुआ जहांगीर तरीन साहब की ज़ेर सदारत, उसमें यह तय पाया कि ये सिर्फ बल्दियात का मसला नहीं है, इसमें बाकी इदारों को भी शामिल करना चाहिए। तो लिहाजा तीनों सूबों के जो कानून और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं वो और उनके सेक्रेटरीज़ और स्पेशली ख़जाना के सेक्रेटरीज़
और ख़जाना के जो वज़ीर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जो सैटरडे को इजलास हुआ उसमें ये तय पाया कि ऐसी खामियां जो KPK के बल्दियाती निज़ाम में मौजूद हैं उनकी निशानदेही करने के अलावा उनमें बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी दी जाएँ और इस सिलसिले में बलूचिस्तान और पंजाब हुकूमत जो है वो अपना काम मज़ीद आगे बढ़ाए, जिस पर लास्ट संडे और मंडे कल इस पर बहुत बड़े पैमाने पर बैठकें हुई हैं, बहुत बड़े इजलास हुए हैं। इसमें ना सिर्फ तीनों महकमों ने ऑन बोर्ड आके इस पे काम किया है बल्कि रात गए तक भी इस पे काम होता रहा। अब सूरत हाल ये है कि आज हमारे सोर्स के मुताबिक 3 बजे इजलास हो रहा है जिसकी सरबराही खुद इमरान खान साहब करेंगे। उसमें तीनों सूबों के जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और उनको बताएंगे क्या करना है। हुकूमत पंजाब की जानब से जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि वो कौन कौन से ऐसे अमूर हैं जो नए बल्दियाती निज़ाम में आने में सर्विस ऑफ डिलीवरी में रुकावट बन सकते हैं, लिहाजा उनमें अमेंडमेंट करने से पहले वो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी इकदाम की ज़रूरत है और उसके लिए लाजमी बात है आपको असम्बली में जाना पड़ेगा और असम्बली से अमेंडमेंट करानी पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वो बल्दियाती निज़ाम जो कि मुतफ़िका तौर पर KPK बलूचिस्तान और पंजाब में राइज होना है उसके राइज करने से ख़जाने पे कितना बोझ पड़ेगा। इसलिए इस वक्त भी एक बैठक जारी है जो कि पंजाब हाउस में इस्लामाबाद में जारी है जिसमें सारे दादोशुमार को हतमी शक्ल दी जा रही है और ये तमाम जो बातें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी और वहाँ से जो पॉलिसी डिसीजन होगा उसके आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं ये भी बताता चलूँ कि पंजाब का जो इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा जो तोफ़ात हैं वो यूनियन कौंसिल की सतह पर वाइस चेयरमैन के हैं। वाइस चेयरमैन को चेयरमैन के साथ तोफ़ात हैं फंड्स के हवाले से, काम के हवाले से और अपनी डिग्निटी के हवाले से। यही वजह है कि शहबाज दौर में जो बल्दियाती इदारे बने वो अभी तक इतने फ़ाल नहीं हो सके। सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जिनके पास इख्तियारात हैं और बाकी लोग तोफ़ात का शिकार हैं। साबका हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जो थी उनको चूँकि पता लगा कि अब ये बल्दियाती निज़ाम चेंज होने जा रहा है और हमारी वो चीज़ें जो कि पोशीदा थी वो भी सामने आ जाएंगी और कई चीज़ें जो हमने इजाफी बना दी थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए वो भी अपने तौर पर इस सिलसिले में। अच्छा कारी साहब, जो पंजाब के अंदर मौजूदा बल्दियाती निज़ाम नाफिज है वो तो अवाम की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने के लिए लाया गया, अमली तौर के ऊपर वो कुछ डिलीवर नहीं कर सका, ना उनके पास इख्तियारात है ना ही फंड्स हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस बल्दियाती निज़ाम के अंदर तब्दीली लाने का फैसला किया है और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, कोई टाइम लाइन मुकर्रर है कि कितने अरसे के अंदर ये तरमीम लाई जा सकेंगी और कब से नया निज़ाम नाफिज हो सकेगा? देखिए, हमारे जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये तय गाइडलाइन दे दी है कि मिनिमम टाइम के अंदर हमने इस काम को मुकम्मल करना है। जो 100 दिनों का प्रोग्राम है उसके अंदर ये भी काम शामिल है, इसलिए उन्होंने तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया है। आज जो मीटिंग हो रही है उसमें सिर्फ बलूचिस्तान KPK पंजाब ही नहीं, उसमें बाज़ वफाकी वज़रा भी बैठेंगे और ये बात तय पाएगी कि हमने इस अमेंडमेंट को किस सतह तक लेके जाना है और सूबों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इसको किस तरह तक हमने सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि KPK के निज़ाम में जो खामियों की बात की जाती है उन खामियों की निशानदेही भी हो चुकी है और उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए भी काम हो रहा है। और यहाँ ये भी बात बताना ज़रूरी है कि जो पंजाब और KPK हैं वो बलूचिस्तान को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का विजन है कि बलूचिस्तान को पसमानदा नहीं रहने देना, इसको भी हमने फ्रंट लाइन सूबे के तौर पर लेके आना है, इसके अवाम को भी वही सहूलतें देनी है जो कि बाकी सूबों को हासिल है। इसलिए आज का जो 3 बजे होने वाला इजलास है मेरे ख्याल में वो इंतहाई अहमियत का अमल है और उसमें पॉलिसी गाइडलाइन के अलावा अहम फैसले भी मुतवक्का हैं। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि वो लोग जो बल्दियाती निज़ाम की बात तो करते हैं लेकिन बल्दियाती इदारों को बाख्तियार नहीं बनाते। बल्दियाती निज़ाम चेंज होने से सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को होगी, क्योंकि पंजाब में बल्दियाती काजी नदीम इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या तीनों सूबों में यकसां बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाएगी या फिर हर सूबे का उसके कल्चर उस सूबे के लोगों के रहन सहन के मुताबिक मुख्तलिफ होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये निज़ाम अवाम को डिलीवर कितना करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, कुछ दीगर खबरों पर बात करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे अजहर जतोई साहब। अजहर जतोई साहब, आपकी खबर है कि गुड गवर्नेंस के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट ने अब प्रेसिडेंट हाउस से लेकर कम्युनिटी काउंसलर तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का फैसला कर लिया है। इससे पहले काजी नदीम इकबाल साहब बात कर रहे थे कि बलोचिस्तान में, पंजाब में, केपी में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। विफाक में क्या होगा, सूबों में क्या होगा? जी बिल्कुल, इस वक्त नई हुकूमत ने नया इनकलाब लाने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू कर रही है, गौर किया जा रहा है, टास्क फोर्सेस जो है ना वो बनाई जा रही हैं। इस हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौसूल हुई हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन की सदारत में उनकी मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस काम कर रही हैं। इस वक्त जो मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की गई हैं उनके तहत ये तजवीज़ दी गई है कि वफाकी वजारतों की और सूबाई वजारतों की तादाद कम करके 17 की जाए। उसके साथ साथ वहाँ इन सूबों में और वफाक के अंदर 170 से ज़्यादा खुद मुख्तार इदारे, उन इदारों की तादाद भी कम करके 160 तक की जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के जितने भी मुलाजमीन हैं उन मुलाजमीन को उनके होम डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता है और उसके लिए एक अलग एक ग्रुप बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, ताकि वो लोग वहाँ जाकर अपने ज़िले के अंदर जहाँ ज़्यादा फील भी करेंगे, ज़्यादा कारकर्दगी बेहतर बना सकेंगे। इस वक्त जो मेन मसाइल सामने आ रहे हैं नई हुकूमत को, उसमें दो मेन चीज़ें हैं। एक तो वफाकी सतह तक, सूबे की सतह तक और डिस्ट्रिक्ट की सतह तक किस तरीके से निज़ाम हुकूमत को चलाया जाए, किस तरीके से अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की जाए। दूसरे नंबर पर ब्यूरोक्रेसी को किस तरह आवाम की खिदमत कार बनाया जाए, किस तरह नौकरशाही को नथ डाली जाए। और एक सबसे बड़ी जो बात हमारे सामने आ रही है वो ये है कि DMG ग्रुप, जो कि एक नुमाया ग्रुप के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहा है और ये नौ बादियाती निज़ाम की ये आखिरी शक्ल है जो कि यहाँ सांसें ले रही है। और इसको मजबूत किया था मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब वो वज़ीर आज़म था। अभी पिछले दौर में उन्होंने इनके लिए एक SRO जारी किया था। उस SRO के तहत 65% जो इम्तियाजी पोस्टें हैं सेक्रेटरी लेवल की और बड़ी बड़ी, वहाँ पर DMG ग्रुप को तैनात किया जाएगा और सिर्फ 35 जो बाकी % जो हैं वो बाकी ग्रुप्स हैं। इस वक्त टोटल 12 ग्रुप्स आ रहे हैं, जिनमें से एक ग्रुप DMG है, बाकी 11 ग्रुप्स जिनमें अकाउंट्स है, एक्साइज है और दीगर जो ग्रुप्स हैं वो शामिल है। लेकिन इस वक्त अगर ये इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है उनके साथ, उनके अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि जो पेपर वर्क है, जो फाइल वर्क है वो दीगर ग्रुप्स बेहतर कर सकते हैं। DMG ग्रुप का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन इस वक्त भी आप देखें कि वफाकी वजारतों के अंदर सिर्फ 3 जो वफाकी सेक्रेटरी हैं वो दीगर ग्रुप से हैं, बाकी सारे वफाकी सेक्रेटरी DMG ग्रुप से हैं। जबकि इस वक्त हम जब देखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, उन्होंने भी जो टास्क फोर्स बनी है डॉक्टर इशरत हुसैन की की क़यादत में, डॉक्टर इशरत हुसैन भी खुद DMG ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, उसके बाद वो चले गए बैंकिंग सेक्टर में। उसके अलावा अरबाब जहांगीर हैं और दीगर 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरी साहबान और दीगर, वो भी सारे के सारे DMG ग्रुप से हैं। जिसको देख कर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इस वक्त दीगर ग्रुप्स हैं, उनके अंदर तशवीश पाई जा रही है कि उनकी नुमाइंदगी शामिल की जाए। क्योंकि इस वक्त अगर मुल्क के अंदर निज़ाम चलाना है, मुल्क के अंदर सब लोगों से काम लेना है, तो फिर दीगर ग्रुप्स को भी अहमियत देनी होगी, वरना ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकेगा। DMG ग्रुप के हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये कब्ज़ा ग्रुप है और ये हमेशा ही अपने मनमानी के लिए काम करता है। जैसे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जिससे बड़ी अब उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो टास्क फोर्स कायम की गई है ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात से मुतल्लिक, इससे पहले भी वो एक रिपोर्ट तैयार कर चुके थे जब नेशनल कमीशन और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के तहत वो काम कर रहे थे। उनका ताल्लुक ज़रूर DMG ग्रुप से रहा है, लेकिन वो कन्विंस्ड हैं कि DMG ग्रुप को जितनी स्पेस मौजूद है उनके लिए, जितने उनकी परसेंटेज मौजूद है, उसको इस ग्रुप को एबॉलिश करके एक नया कैडर भी तश्कील दिया जाए और बाकी ग्रुप्स को भी उसके अंदर इक्वली उनको शेयर मिलना चाहिए। एक तो वो इसके ऊपर काम करें, देखते हैं फाइनल वो रिपोर्ट क्या देते हैं। लेकिन जो आपने आपकी स्टोरी के वफाकी हुकूमत की वजारतों के हवाले से बात की, मुसलसल वफाकी वज़रा का, वफाकी काबीना का हुजम बढ़ रहा है, लेकिन अब आप जब कह रहे हैं कि इनकी वजारतों की तादाद कम की जाएगी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। और किस तरीके के साथ जिनको इत्तेहादियों को वो एडजस्ट कर रहे हैं, उनको फिर वो उन वजारतों से महरूम करेंगे, तरीक़ाकार क्या होगा इस मसले का? जी बिल्कुल, एक थोड़ी सी मैं ये बात मेंशन करता चलूँ कि हमने माजी में देखा है DMG ग्रुप ने जितने भी इस्लाहात लाई हैं, DMG ग्रुप ने जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई हैं, उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है। CBR को आपने FBR में बदल दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को आपने HEC बना दिया, तो उससे कोई निज़ाम नहीं बदला। असल मसला ये सामने आ रहा है कि मुल्क का निज़ाम बदला जाए,
यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए सारे ग्रुप्स को जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनको भी शामिल किया जाए, लेकिन जो टास्क फोर्स बनी है उसमें सारे के सारे DMG ग्रुप के लोग शामिल है। जहाँ तक आपकी ये बात है कि इस वक्त जो नया निज़ाम लाने के लिए वजारतों की तादाद कम करने के अलावा से बात की जा रही है, डिवीजन्स की तादाद कम करने के लिए से बात की जा रही है, तो हुकूमत को ये सख्त फैसले करने होंगे। अवाम अगर उनके सख्त फैसले बर्दाश्त कर रही है तो फिर हुकूमत को भी सबसे पहले अमली जामे पहनाना पड़ेगा, जी उसको ऐसे फैसलों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया असद जतोई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। रुख करते हैं कराची का, फरीद आलम हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं और एक बड़ी खबर है कराची से, बिलखुसूस बल्दिया ज़िला गरीबी को जारी कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड से 1 अरब रुपए जो हैं, ये 1 अरब से ज़ायद पैसे हैं जो तरक्याती कामों पे लगाए जाने थे, लेकिन इसमें मुबैना तौर पे संगीन करप्शन और बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ है। फरीद आलम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये इंकशाफ किसने किया है, क्या AGP ऑफिस रिपोर्ट कर रहा है और इसमें पकड़ दकड़ किसको होगी? क्योंकि बल्दियात के अंदर तो कराची में मामला है KMC और DMC की जंग अभी भी मेयर कराची और सूबाई हुकूमत के दरमियान जारी है। बिल्कुल, ये जो टेंडर थे ये कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड के, ये हुकूमत सिंध ने जो है, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत सिंध है उसने KMC और दीगर इदारों को मफलूज बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाया, जबकि डिप्टी कमिश्नर के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो किसी भी तरक्याती स्कीम को कर सके। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से चंद माह कबल अपने तमाम MPs को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि आप किसी भी MPs को जो है इम्तियाजी तौर पे फंड जारी नहीं कर सकते, तो उन्होंने हल्का वाइज ये फंड जारी किए और ये जारी किए यकमुश्त डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर के पास क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं था डेवलपमेंट कराने का, कराची के 2 इदारे जो हमेशा से डेवलपमेंट करते, इदारा तरक्यात कराची और KMC, लेकिन KMC को क्योंकि सिंध गवर्नमेंट फ्री हैंड देना नहीं चाहती थी, उनको किसी तौर पे भी मजबूत करने के हक में नज़र नहीं आती सिंध गवर्नमेंट, इसलिए उसने अपने लोगों को नवाजने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को उन्होंने फंड जारी किए कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से, और ये अरबों रुपए के फंड से जो मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को जारी हुए, जहां उन्होंने टेंडरिंग के लिए मुख्तलिफ DMCs, ऐसी DMCs जहां पर पीपल्स पार्टी का असर वसूख था, उनको मुंतखब किया और वहां से उनको एग्जीक्यूट कराया। ज़िला गरबी के अंदर भी इसी तरह हुआ। जब ये टेंडर्स आए, इसके 45 स्कीमें एक थी और 41 स्कीमें एक थी, इसकी मालियत बनती है 1 अरब रुपए से ज़्यादा। इसकी जब टेंडरिंग का अमल शुरू हुआ तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया अपना ADC वली बलोच को, और उन्होंने ADC वली बलोच साहब ने DMC वेस्ट से इन कामों को कराने का फैसला किया और वहाँ से जो साइड डिवीज़न के उनके एक्सियन थे शबीउल हसन साहब, उनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया और ये टेंडर किया गया। टेंडर के वर्क आर्डर जारी हुए 6 जून को। हैरत अंगेज तौर पे 11 जून को AG सिंध की कट ऑफ डेट थी कि जो भी बिल 11 जून तक आएंगे उनकी अदायगियाँ होंगी। 6 जून को वर्क आर्डर जारी होते हैं, 11 जून को पेमेंटें कर दी जाती है। इसका इंकशाफ अभी चंद दिन पहले हुआ। जब हमारी ठेकेदारों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो पेमेंट हो गई है। हमने जब जाके साइटों पे देखा तो वहाँ पर काम अभी हुआ ही नहीं है। कई साइट ऐसी है जिन पर थोड़ा बहुत 10% 5% काम हुआ है, जबकि 90% साइट्स ऐसी हैं जिन पर काम ही नहीं हुआ है, लेकिन तमाम की तमाम पेमेंट कर दी गई है। उसकी वजह ये थी कि अपना जो कमीशन बनता है उसको मैच्योर किया गया 2 तरह से। एक तरफ तो इन्होंने ठेकों को बेचा, ओपन टेंडरिंग नहीं की। जिस दिन टेंडरिंग होनी थी उस दिन DC साहब ने डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया और ठेकेदारों को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि एक रात पहले पूरी रात अंदर बैठ के ये टेंडरों की बंदरबांट की गई। बाहरी 15 से 20% कमीशन लेने के बाद जो मंजूर नज़र ठेकेदार थे या जो पीपल्स पार्टी के बाद अहम शख्सियात के मंजूर नज़र थे, उनसे दोस्त थे, उनकी कुर्बत थी, उनको वो टेंडर दे दिए गए और टेंडर वाले दिन टेंडर DC ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। टेंडर खोला गया। टेंडर खोलने के बाद जो वर्क उसकी बिड एलिवेशन थी, बिड एलिवेशन की गई। बिड एलिवेशन के बाद सेपरा का रूल है कि 4 वर्किंग डेज होना चाहिए। वो 4 वर्किंग डेज के अंदर भी लोगों को ये डराते रहे, धमकाते रहे, किसी को बेचारों को, ठेकेदार को कंप्लेन नहीं करनी थी। उनके प्याडर दबा के बैठे रहेगा, अगर कंप्लेन करोगे तो तुम्हारे प्याडर ज़ाया कर दिए जाएंगे। वो खामोश रहे। लेकिन जिस दिन टेंडर का वर्क आर्डर जारी हुआ 6 जून को, 6 जून से 11 जून के दरमियान में कैसे 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए के ये काम थे, 4 दिन में शुरू ही नहीं हुए और उनको अदायगी कर दी गई, जिस पर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20% कमीशन लिया गया, जिसमें अपना साइड शबीउल हसन साहब फोकल पर्सन DMC वेस्ट, अपना ADC बलोच साहब जो फोकल पर्सन थे डिप्टी कमिश्नर के, चारों डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चारों जोन के एक्सियन और एक्सियन जाहिद फैयाद जो औरंगी टाउन के हैं, एक्सियन किमाड़ी जोन अब्दुल समद जलमानी साहब, सप्तैन साहब, इन सब ने मिल के जाली बिलिंग की और बिल करने के बाद अब वो अदायगियाँ हो चुकी हैं।
अब ये काम होता है या नहीं होता है, या माजी की तरह जिस तरह कागजात में स्कीमें बनाई गई और करोड़ों रुपए हड़प कर लिए गए, ये भी हड़प हो जाएंगे। भट्टी साहब, आपकी जानिब आएंगे। इंतहाई अहम मामला, और हमने देखा कि पाकिस्तान के सनतकार, पाकिस्तान के ताजिर पिछले कई सालों से टैक्स रिफंड्स को लेके रो रहे हैं, और अब ये मामला मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। कितना अरसा बीत गया, कितने पैसे अभी तक FBR के पास? फैसल, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है और एक बड़ा अलमिया है कि FBR अपने अंदर इस्लाहात लाने की बजाय, अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की बजाय और टैक्स चोरों के ऊपर कड़ा हाथ डालने की बजाय, वो लोग जो पहले से टैक्स नेट में शामिल हैं, जो पाकिस्तानी कवानीन का पूरा एहतराम करते हैं, FBR के साथ भरपूर कोऑपरेट करते हैं, और फिर स्टेट FBR सरकारी इदारे अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारा जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है, हमारे जो ताजर हजरात हैं, मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए कि FBR अपनी नाकामी, अपनी ख़राब कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जो टैक्स रिफंड्स है वो रोक लेती है। और ये टैक्स रिफंड्स रोकने का सिलसिला गुज़श्ता 5 सालों के दौरान जारी रहा। 5 सालों के दौरान सेल टैक्स रिफंड के 68,244 केसेस पेंडिंग रहे, जिनकी मजमूई मालियत बनती है 102 अरब रुपए। यानी कि ताजरों को जो उनकी लेजिटिमेट उनका राइट था 102 अरब रुपए उनको सेल टैक्स रिफंड्स के मिलने थे, वो उनको नहीं मिले। इस वक्त मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ, हमने चैम्बर्स के अंदर मुख्तलिफ ताजरों से रब्ता किया, इस सूरत हाल का जाना, उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना है। आप एक्सपोर्टर से बात कर लें या दीगर इंडस्ट्री से बात कर लें, किसी भी इंडस्ट्री से वाबस्ता जो ताजिर हजरात हैं, इस वक्त उन्हें लिक्विडिटी के शदीद मसाइल का सामना है। हमारे साथ अशफाक तोला साहब हैं, ताजिर हलकों की नुमाइंदगी भी करते हैं, मुआशी तज्जियाकार भी हैं। अशफाक तोला साहब, मुस्लिम लीग नून का दौरा हुकूमत चला गया, लेकिन पिछले कुछ सालों से, अब भट्टी साहब बता रहे हैं 102 अरब रुपए टैक्स रिफंड्स की मद में ज़ेर इल्तवा हैं, पेंडिंग है। FBR के लोगों से जो ताजिर हैं उनकी क्या बातचीत होती रही, और FBR इस पे क्या एक्सक्यूज़ देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, FBR के मामलात हैं, ये सिर्फ रिफंड की बात नहीं है। FBR के अपने मामलात में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और उनके अपने मसाइल ये हैं कि उनको कलेक्शन के टारगेट है। अगर आपको ये याद हो कि पिछले 5 सालों में इस हुकूमत ने, PMLN की हुकूमत ने ऑलमोस्ट डबल कर दी थी। ये 1913 अरब से उन्होंने पिक किया था, और 3751 अरब पे उन्होंने ख़त्म किया। और इसमें बहुत सारे ऐसी, मेरा ख्याल है सोहेल साहब के पास जो फिगर है, ये तो वो हैं जो कि जिनके RPO यानी रिफंड पेमेंट ऑर्डर कर चुके हैं, मगर ऐसे भी अभी तो रिफंड्स बाकी हैं जिनके RPOs बने ही नहीं हैं। इन ऑल मेरे नज़दीक FBR के पास एडवांस और एडवांसेस भी वो ले लेते हैं, और सेल्स टैक्स के रिफंड और इनकम टैक्स के रिफंड मिला के 400 अरब रुपए की लायबिलिटी खड़ी हुई है। ये एक और सर्कुलर डेट है, मगर बात ये है कि ये हमेशा ये पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, ये 10-15 सालों से ये चल ही रहा है, और ये एक विशेष सर्कल है जो टूट ही नहीं रहा, और इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। अभी भी इस हुकूमत के आने के बाद भी काफी ताजिर हजरात ने उन्होंने कहा था, ये असद उमर साहब से कुछ साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि आपको ये बात मालूम है जो मैं करने चला हूँ। 3 दफा मैं खुद सुन चुका हूँ असद उमर को, पिछली कौमी असम्बली की जो इकनॉमिक कमेटी थी, फाइनेंस कमेटी थी, उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी हुकूमत आए हम ये ऑर्डर कर देंगे कि रिफंड जो हैं फौरी तौर पर तेज़ वापस किए जाओ। ये 3 दफ़ा उन्होंने कहा। शायद एक आध मीटिंग में आप भी मौजूद हो, लेकिन आपको मालूम तो हो गया होगा कि ये बात वो कर रहे थे। अब हमें कोई इस फ्रंट पे कोई हरकत नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? सोहेल भाई, ये आपको बहुत अच्छा अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। अपोजिशन में बैठ के बुलंद बांग दावे करना और आपको वहाँ बैठ के ये बात करना, ये बहुत अलग अलग चीजें होती है। अब आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गए, अब उनको एक एक कदम फूंक के चलना पड़ रहा है। देखिए, मैंने आपको शायद वो डॉक्यूमेंट मिला भी होगा, मैंने अगले 5 साल की फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करके भी असद उमर को दी हैं, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर जिस तरीके से हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दावा किया था, तो मैं 8000 अरब भी कर दूंगा FBR की रेवेन्यू या जो टैक्स रेवेन्यू, और
ये अभी इस वक्त जो मिनी बजट या जो आप अमेंडेड फाइनेंस बिल की बात हो रही है, इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा ये 4550 अरब रुपए का इस साल का टारगेट बनता है। अच्छा इशफाक तोला साहब, जहां तक ये रेवेन्यू का बढ़ाने का इनका प्लान है 8000 अरब तक एफर्ट करनी चाहिए यकीनी तौर के ऊपर, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में भी ये शामिल था कि वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड को फास्ट ट्रैक बुनियादों के ऊपर क्लियर करेंगे। अगर आपने रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ानी है, अगर ताजरों की मालिया हालात बेहतर नहीं होते, तो किस तरीके के साथ आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे और अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाएंगे और अपने मंशूर के ऊपर भी आप अमल दरामद करने को जब तैयार ना हो? सर बात पता है क्या है, आप बात मुझे याद आ रहा है, बात तो सच है मगर बात करूँ भाई, PR की शायरा थी, परवीन शाकिर उनका शेर है, मगर बात सिर्फ इतना सा है कि ये मेरा ख्याल है इतना जल्दी पे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनका जो पहला क्वार्टर 2 महीने में तो उनको अच्छी इनको ग्रोथ मिल गई थी और अब मैं नहीं समझता कि उनको ग्रोथ मिलेगी। और मेरा ख्याल है अगर ये रिफंड पे या एडवांस में नहीं करेंगे, तकिया नहीं करेंगे, तो ये बहुत तकलीफ में होंगे। तो ये 400 अरब कहाँ से पे करेंगे, आप खुद बताएं मुझे। अगर ये पे कर देते हैं तो इनका तो पूरा टारगेट ही उड़ जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है भट्टी साहब, जिन लोगों ने टैक्स दिए हैं और उनके ये पैसे अभी तक नहीं मिले, तो कसूर क्या है टैक्स देने वालों का और ना देने वालों का कारनामा क्या है? आपकी तरफ आऊँगा, बड़ी अलार्मिंग स्टोरी है होती साहब, आप बता रहे हैं कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला फुजला पाकिस्तान इम्पोर्ट हो रहा है, इससे क्या काम लिया जा रहा है? ये टनों में इम्पोर्ट हो रहा है, ये बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं, इनको रोका नहीं जा रहा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है, उस वजारत ने ये इंकशाफ खुद किया। अच्छा, अब इसको रोकने का मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म जब नहीं है तो साथ साथ इस मैकेनिज्म पे बात हो रही है और साथ साथ ये कि इससे बीमारियां कौन सी हो रही हैं। इससे जनाब 3 बीमारियां हो रही हैं, स्किन कैंसर और उसके अलावा जो जिगर, यानी ये तबाह हो रहे हैं। पाकिस्तान में अस्पतालों में मरीजों की तादाद में पिछले 5-6 साल में जितना इजाफा हुआ है वो उससे पिछले 65 सालों में इजाफा नहीं हुआ। और उसमें 2 बातें अहम हैं। एक तो है कि जो हमारे इलाकों में जो गंदगी पड़ी होती है, एक वो है, एक ये जो गंदगी इंपोर्ट करके इसकी जो अशिया बना के लोगों को दी जा रही हैं और उनके बदन और जिस्म के अंदर जा रही हैं। ये जो मामला है, इस पे जब मैंने पूछा मुतल्लिका अफसरान से कि इसका मैकेनिज्म क्यों नहीं बन रहा, इस इंपोर्ट को क्यों नहीं रोका जा रहा, उन्होंने कहा कि जी ये ज़्यादातर इंपोर्ट जो है ये डिक्लेयर नहीं हो रहा, कस्टम के लोग इस पे ज़्यादा भत्ता ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता इस फजले की इंपोर्ट की इजाज़त भी दे रखी है। इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, रूल्स नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। अब कानून बनेगा, फिर ज़ाब्ते बनेंगे, ज़ाब्ते के तहत एक मैकेनिज्म बनेगा, उस मैकेनिज्म को भी कस्टम तोड़ता है। आपको तो मालूम है, आप खुद बताते रहे हैं कि कस्टम वाले जो है ग्रीन चैनल से कितना माल क्लियर कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, जो 2 लिहाज से गैर कानूनी है। एक कि उस पर पूरी ड्यूटी और टैक्स नहीं दिया गया, दूसरा उनमें बैन्ड आइटम्स हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब पाकिस्तान में पिछले कोई 20-25 साल से जो कचरा इंपोर्ट हो रहा है, जिसको स्क्रैप कहते हैं, सबसे खतरनाक स्क्रैप ये है। अच्छा, ये जो खतरनाक स्क्रैप है, ये अब पाकिस्तान का तीसरा खतरनाक स्क्रैप बन चुका है, तीसरी खतरनाक चीज बन चुकी है जो पाकिस्तान आ रही है। पहली 2 चीजें क्या हैं कि पहली वो है कि अद्वियात, जो पाकिस्तान में अद्वियात बन रही हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो ज्यादातर कैंसर का बायस बन रहा है। दूसरा, हेरोइन की बनने के लिए जो खाम माल आ रहा है वो 2 हैं, और तीसरे नंबर पे अब इसकी पोजीशन है। फैसल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को या इस फौरी तौर के ऊपर इसके पाबंदी के अहकाम जारी करने चाहिए या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए? ये बहुत संगीन मामला है भट्टी साहब, ये कौम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इंतहाई संगीन मामला है और मुताल्लिका इदारों को, मुताल्लिका हुक्काम को इस पे और इस तरफ ये क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि इसमें मुनाफा ज्यादा है। आप कमेटियों में जाते हैं, वहां पे कोई बात की आप? ये कमेटी में तो कल बात हुई है। ठीक है, ये कल कमेटी में बात हुई है और कमेटी के बाद मैंने अफसरान से पूछा है कि ये मामला क्या है भाई, इस पे क्यों नहीं ज़ाब्ते बन रहे? ठीक, होती साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया होती साहब आपका, भट्टी साहब आपका, फैसल अब्बासी को इजाज़त।